दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं जेपी शर्मा। जैसा अपन को विदित है कि अपना जीएफ इंडिया चल रहा है और जीएफ इंडिया में दोस्तों अपन नियम 218 से तक अपन देख चुके थे। तो यहां तक अपन देखने के बाद में अपन ने सरकार का भी उल्लेख देख लिया था, राज्यपाल भी देख लिए थे। अब नियम 217 से अपन देखते हैं दोस्तों। ये भाग नंबर थर्ड है अपना, यानी वीडियो नंबर 3 चल रहा है। और वीडियो नंबर, अगर आपने 2 वीडियो नहीं देखे तो पहले 2 को देख लें, उसके बाद में ये समझ में आने वाला है दोस्तों। तो अपन का नियम नंबर 217 क्या कहता है? नियम नंबर 217 विभाग अध्यक्ष की जानकारी देता है कि विभाग अध्यक्ष कौन कहलाएगा। तो ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसे सरकार के द्वारा सरकार की वित्तीय प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हो, यानी ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे सरकार के द्वारा सरकार की वित्तीय व प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया हो, उसे विभाग अध्यक्ष कहा जाता है। यानी सरकार ने ऐसे व्यक्ति को शक्तियां दे रखी हैं, उसको क्या कहा जाएगा? विभाग अध्यक्ष कहा जाता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भाग 1 के परिशिष्ट 8 में आपसे पूछा है कि विभागाध्यक्ष की सूचियों का उल्लेख कहां है? तो भाग 1 के परिशिष्ट 8 में विभागाध्यक्ष की अनुसूची दी गई है। ध्यान रखना, भाग 1 के परिशिष्ट कौन सा है? परिशिष्ट 8 में किसकी सूची है? विभागाध्यक्ष की सूची है। अब नियम नंबर कौन सा है? तो नियम नंबर ये आपका रह जाएगा 218। और 218 में क्या है? कार्यालय अध्यक्ष। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है दोस्तों कि कार्यालय अध्यक्ष का उल्लेख कौन से नियम में है? तो नियम 218 में। अगर आपसे पूछे विभागाध्यक्ष का उल्लेख कौन से नियम में? तो नियम 217 में है। तो 218 देखिए, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग 1 के नियम 3 के अनुसार विभागाध्यक्ष के द्वारा जिसे कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। नियम भाग 1 का नियम 3 क्या कहता है कि विभागाध्यक्ष किसको बनाएगा? कार्यालय अध्यक्ष। यानी विभाग अध्यक्ष जो होगा वो कार्यालय अध्यक्ष की घोषणा करेगा, कार्यालय अध्यक्ष बनाएगा। प्रत्येक विभाग के कार्यालय के संबंध में केवल ही कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। केवल एक ही, ये एक है ना, केवल एक ही कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। नियम 3 क्या क्या कहता है? विभागाध्यक्ष द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय घोषित किया जा सकता है। ध्यान रखना, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? राजपत्रित होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी अपने राजस्थान में 4800 ग्रेड पे, यानी L12 या इससे ऊपर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? राजपत्रित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो नियम 3 क्या कहता है कि विभाग अध्यक्ष द्वारा कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा और वो कार्यालय अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। अब नियम 3 क्या क्या कहता है? कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा किसी राजपत्रित अधिकारी को सरकारी कर्मचारियों के बिलों, वेतन भत्तों पर राशि को आहरित करने हेतु आहरण व वितरण अधिकारी डीडीओ, ड्रॉइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, डीडीओ अधिकारी की घोषणा कर सकते हैं। देखो आपको दो चीज बता रहा हूं। नियम 3 के तो क्या कहता है? विभाग अध्यक्ष द्वारा कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा। नियम 3 कहता है कि कार्यालय अध्यक्ष द्वारा क्या घोषित किया जाएगा? आहरण वितरण अधिकारी यानी डीडीओ घोषित किया जाएगा। देखो, ऐसा आहरण व वितरण अधिकारी राजपत्रित अधिकारी के वेतन भत्तों के संबंधित बिलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। देखो, वैसा पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? कार्यालय अध्यक्ष की होगी। लेकिन कार्यालय अध्यक्ष चाहे तो किसी को क्या बना सकता है? डीडीओ घोषित कर सकता है, आहरण वितरण अधिकारी बना सकता है, लेकिन वो राजपत्रित अधिकारियों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। राजपत्रित अधिकारियों पर केवल कार्यालय अध्यक्ष ही हस्ताक्षर करेगा। किसी भी प्रकार की गलती की दिशा में ऐसा आहरण व वितरण अधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा, अर्थात कार्यालय अध्यक्ष ही अंतिम रूप से उत्तरदायी होगा। अगर कोई कार्यालय अध्यक्ष उसको आहरण वितरण अधिकारी बनाना चाहता है किसी को, तो वो जिम्मेदार नहीं है, वो तमाम जिम्मेदारी है वो उसी कार्यालय अध्यक्ष की होगी। कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी में अगर कोई बना दिया तो वो पूरी जिम्मेदारी कार्यालय अध्यक्ष की होगी, यानी कार्यालय अध्यक्ष को ही संपूर्ण कार्य करने हैं। नियम 4 कहता है संदेहों का निवारण। सामान्य वित्तीय व लेखा नियम के किसी भी प्रावधान के संबंध में कोई संदेह हो तो निवारण वित्त विभाग के द्वारा किया जाएगा।
दोस्तों देखो अभी अपन का नियम 2 पूरा नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ दो दो जो 18 है, जो आपका जो 18 में जो कार्यालय अध्यक्ष था उसके बारे में मैंने आपको जो नियम 3 और नियम 4 दोनों पढ़ा दिए हैं। नियम 3 विभाग अध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष घोषित करेगा और नियम 3 है कार्यालय अध्यक्ष एक आहरण वितरण अधिकारी घोषित करेगा। नियम 4 है संदेहों का निवारण, अगर कोई संदेह होता है तो उसका संदेह निवारण करने के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी होगा, तो ये वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप संदेहों का निवारण कर सकती हो। नियम 218 तक पढ़े। अब देखो नियम 219 क्या कहता है, स्थानीय निकाय। 219 कहता है स्थानीय निकाय। दोस्तों इसको लाइक जरूर मारो, एक बार सबके साथ देखने में एक बार लाइक मारो, हमें भी हौसला बढ़ना चाहिए। कम से कम आप देख रहे हो तो मुझे इन वीडियो पर 500 प्लस लाइक आने चाहिए। 500 प्लस अगर लाइक आएंगे तो दोस्तों मैं आपको पीडीएफ निःशुल्क उपलब्ध कराऊंगा आगे की वीडियो। कम से कम 500 प्लस लाइक और कमेंट जरूर करना मुझे दोस्तों। स्थानीय निकाय ये उल्लेख कौन सा में, तो नियम 219 में स्थानीय निकाय का उल्लेख है, नियम 220 में स्थानीय निधि का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे कि स्थानीय निकाय कौन से आर्टिकल में, कौन से नियम में, तो नियम 219 में, और स्थानीय निधि कौन से में, तो नियम 220 में। नियम 220 क्या कहता है, इस निधि में उन प्राप्तियों व भुगतान के संबंधित राशियों को शामिल किया जाता है जो सरकार के तीसरे स्तर से संबंधित हो, नगर निगम, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि। यानी जो लोकल बॉडी है ना, उस लोकल बॉडी की तमाम राशियों को स्थानीय निधि में हस्तांतरित किया जाता है, स्थानीय निधि में जमा किया जाता है। जो तीसरे निकाय नगर निगम है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायतें हैं, इनसे संबंधित हो। संविधान के अनुच्छेद 268(2) में स्थानीय निधि का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे संचित निधि, तो संचित निधि बताओ कौन से में, 266 में। आकस्मिक निधि अगर आपसे पूछे आकस्मिक निधि तो कौन से में, 267(2) में। और अगर आपसे पूछे कि स्थानीय निधि तो 268(2) में, ध्यान रखना। अब नियम कहता है 221 विविध व्यय। विविध व्यय का उल्लेख कौन से नियम में, 221 में। सरकारी कर्मचारी के वेतन भत्ते, अनुलाभ, सरकार के षड्यंत्र इत्यादि पर खर्च राशि के अलावा व्यय विविध व्यय में शामिल होते हैं। कर्मचारियों के वेतन भत्ते, अनुलाभ, सरकार के षड्यंत्र इत्यादि के खर्च के अलावा जो भी खर्च होगा वो सबकी सब किस्म होंगे, तो वो सबकी सब विविध व्यय में शामिल होंगे। नियम आता है दोस्तों, तो नियम आता है 222, ये है अनावर्तक व्यय। अनावर्तक व्यय क्या होते हैं, ऐसे व्यय जो किसी सावधिक अंतराल के दौरान ना होकर अनावर्तक व्यय किए जाते हैं। इमरजेंसी, अचानक, ऐसे व्यय जो एक निश्चित अवधि में ना होकर अचानक किसी कारणवश में जो व्यय किए जाते हैं, वो अचानक जो व्यय होते हैं ना, वो कौन से में आते हैं, तो वो ध्यान रखना अनावर्तक व्यय में आते हैं। आवर्तक मतलब परिवर्तन होने वाले व्यय। नियम आता है तुम्हारा दोस्तों 223 लोक लेखा निधि। पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से बनेगा कि लोक लेखा निधि का कौन से नियम में उल्लेख है, तो नियम ध्यान रखना नियम 223 में। 223 में देखिए, सार्वजनिक लोक लेखा निधि, इस निधि में संचित निधि के अलावा प्राप्त राशियों को शामिल किया जाता है। संचित निधि के अलावा अगर कोई राशि प्राप्त करनी है, प्राप्त राशि है, तो वो किस में की जाती है, तो लोक लेखा निधि में की जाती है। इस निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266(2) में है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद में है, तो संविधान का अनुच्छेद 266(2) में किया गया है। ध्यान रखना लोक लेखा निधि का उल्लेख कौन सा है, तो अनुच्छेद 266(2) में है। इस निधि में राशि सरकार की अभिरक्षा के रूप में शामिल की जाती है। इस निधि से राशि की मांग व आहरित किया जाता है। किसी भी प्रकार के विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना विधेयक के यहां से इसमें क्या करते हैं, किसी राशि को आहरित किया जा सकता है। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य देखो, अनुच्छेद 283(1) इंपोर्टेंट है, ये पूरे मैंने आपको अलग निकाल दिए। देखो मैं भी खूब मेहनत कर रहा हूं, आपको अलग निकाल दिए सब चीज। अनुच्छेद 283(1) में है कोषागार नियम। अगर आपसे पूछे कि कोषागार नियम कौन सा आर्टिकल में, तो 283(1) में कोषागार नियम। अनुच्छेद 266(1) में संचित निधि का उल्लेख है। संचित निधि अनुच्छेद 266(1). अनुच्छेद 266(2) में राज्य की लोक लेखा निधि। अनुच्छेद 267(2) में आकस्मिकता निधि, इमरजेंसी निधि। अनुच्छेद 268(2) में स्थानीय निधि। मुझे उम्मीद है कि 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होंगे। 283(1) में कोषागार नियम, 266(1) में संचित निधि, 266(2) में राज्य की लोक लेखा निधि, 267(2) में आकस्मिकता निधि और 268(2) में स्थानीय निधि। ये इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों।
अब आता है नियम 226। अब 226 क्या कहता है, देखो, सॉरी, नियम 224। नियम 224 क्या कहता है, लोक निर्माण कार्य। लोक निर्माण कार्य का उल्लेख कहां है, तो नियम 224 में। षड्यंत्र बांध लोक कार्यों के संबंध में, जो भी कार्य होंगे वो आज बांध है कोई बनाया, लोक कार्य बनाया, उसके लिए में लोक निर्माण कार्य जो आपका उल्लेख है नियम 224 में। नियम 225 में पुनः विनियोग। बजट की प्राथमिक इकाई से वैसी ही अन्य इकाइयों में निधियों का हस्तांतरण पुनः विनियोग कहलाता है। बजट के अलावा जो इकाइयों में पुनः निधियों का जो हस्तांतरण किया जाता है, पुनः जो बजट का जो हस्तांतरण किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो ध्यान रखना विनियोग कहलाता है। जो नियम कौन से में, तो नियम 225 में इसका उल्लेख है। नियम 226 कहता है आवर्तक व्यय। आवर्तक व्यय मतलब होता है कि एक सिस्टम से जो होने वाले व्यय यानी पर ईयर होने वाले व्यय, ऐसे व्यय जो शाब्दिक अंतराल एक निश्चित अवधि में ऐसे व्यय जो शाब्दिक अंतराल पर हो, आवर्तक व्यय कहलाते हैं। अनावर्तक क्या है कि एक निश्चित अवधि में ना हो, एक निश्चित अंतराल में ना हो, वो अनावर्तक व्यय कहलाते हैं। इनका उल्लेख कौन से में, तो नियम 226 में। नियम 227 में प्रादेशिक अधिकारी या क्षेत्रीय अधिकारी। आपसे पूछा क्षेत्रीय अधिकारी का उल्लेख कौन से में, तो नियम 227 में। ऐसा अधिकारी जो विभागाध्यक्ष से नीचे और कार्यालयाध्यक्ष के ऊपर किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु नियुक्त किया जाता है, ऐसा अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष पर नियंत्रण बनाए रखता है। यहां आपका विभागाध्यक्ष, यहां आपका कार्यालयाध्यक्ष, और यहां हो गया क्षेत्रीय अधिकारी। इन दोनों के बीच की कड़ी विभागाध्यक्ष नीचे और कार्यालयाध्यक्ष से ऊपर, लेकिन नियंत्रण किस पर होता है, कार्यालयाध्यक्ष पर होता है। विभागाध्यक्ष सॉरी क्षेत्रीय अधिकारी कहलाता है। इसका उल्लेख कौन से में, तो नियम 227 में है। नियम 228 में अधीनस्थ अधिकारी। ऐसा अधिकारी जो राजस्थान सरकार या राज्यपाल के अधीन रहते हुए कार्य करता है, ऐसे अधिकारी को क्या कहते हैं, अधीनस्थ अधिकारी कहा जाता है। अधीनस्थ अधिकारी का परिचय मतलब होता है ऐसा अधिकारी जो राजस्थान सरकार या राज्यपाल के अधीन रहते हुए कार्य को करता है, अधीनस्थ अधिकारी कहा जाता है। नियम 229। नियम 229 में क्या है, तो 229 में कोषागार, और नियम 229(1) में ई कोषागार। ध्यान रखना, नियम 229 अगर आपसे पूछे तो कोषागार, और नियम 229(a) तो ध्यान रखना ये क्या है, ई कोषागार। कोषागार दो प्रकार के होते हैं, एक बैंकिंग कोषागार, एक नॉन बैंकिंग कोषागार। अगर आपसे पूछा गया कोषागार कितने प्रकार के, दो प्रकार के, बैंकिंग कोषागार, नॉन बैंकिंग कोषागार। वर्तमान में राजस्थान में कोई भी कोषागार नॉन बैंकिंग कोषागार नहीं है। सबके सब कैसे कोषागार है, बैंकिंग कोषागार है, यानी बैंक के माध्यम से चलने वाले कोषागार है। बैंकिंग कोषागार उन कोषागारों को कहा जाता है जहां लेन देन आरबीआई के द्वारा प्राधिकृत बैंक के माध्यम से हो, यानी बैंक के माध्यम से जो होंगे वो बैंकिंग कोषागार कहलाएंगे। प्रत्येक जिले में एक कोषागार की स्थापना जिला मुख्यालय या ऐसे स्थान पर की जाती है जो सभी दृष्टि से उपयुक्त स्थान हो, यानी आप जो ट्रेजरी की स्थापना है उसके बारे में बता रहा है, या ऐसे स्थान पर की जाती है जो सभी दृष्टि से उपयुक्त स्थान हो। कोषागार के अधिकारी रूप में जिले के कलेक्टर को जिला कोषाधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिला कोषाधिकारी कौन होता है, जिला कलेक्टर महोदय हैं, वो जिले के कोषाधिकारी होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल 41 कोषागार, देखो मैं आपको अपडेट डेटा बता रहा हूं पूरा। वर्तमान में राजस्थान में कुल 41 कोषागार हैं, जिनमें से प्रत्येक जिले में एक एक कोषागार है। राजस्थान जयपुर में है जो 5 कोषागार हैं, इनमें से एक ई कोषागार भी शामिल है। ध्यान रखना, अगर एक ई कोषागार आपसे का पूछा जाए तो ई कोषागार कहाँ है, तो ये ई कोषागार कहाँ है, तो ये जयपुर में। 5 कोषागार ग्रामीण, शहरी, सचिवालय, पेंशन, ई कोषागार, ये 5 कोषागार हैं, ये आपके जयपुर में स्थित हैं। इनमें एक ग्रामीण है, एक शहरी है, एक सचिवालय, एक पेंशनर, एक ई कोषागार है। जोधपुर, अजमेर, उदयपुर में 2-2 कोषागार हैं। ई कोषागार का मुख्यालय जयपुर में। अगर आपसे पूछे कि ई कोषागार का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो मुख्यालय आपको ध्यान रखना है कि मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है जयपुर। संपूर्ण राजस्थान इसका कार्यक्षेत्र है। ई कोषागार डीटीए के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। डायरेक्टरेट ट्रेजरी एंड अकाउंट्स के नियंत्रण में ई कोषागार काम करता है। अब आता है दोस्तों नियम 230। 230 होता है कोषागार नियम। राजस्थान सरकार के कोषा नियम का अर्थ है, मतलब ये जो अभिप्राय है वो है राजस्थान सरकार के कोषा नियम से।
231 में आपका उल्लेख है ई भुगतान। सरकार को प्राप्त होने वाली विभिन्न प्रकार की आय, चाहे वो कर से संबंधित हो या गैर कर से संबंधित हो, संबंधित व्यक्ति के द्वारा सीधे सरकार के खाते में क्रेडिट किया जाता है। ध्यान रखना, अगर सरकार का खाता क्रेडिट हो रहा है तो उसको कहते हैं ई भुगतान। और ई भुगतान का उल्लेख कौन से में, तो 231 में ई भुगतान का उल्लेख है। 232 कहता है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। सरकार के द्वारा कर्मचारी या उसके हिताधिकारी के खाते की राशि, सरकार के द्वारा कर्मचारी या उसके हिताधिकारी के खाते में राशि सीधे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान की जाती है, जिसमें ग्राहक विशेष का खाता सीआर होता है। इसमें देखो अधिकारी या जो ग्राहक होता है, इसमें तो ग्राहक का खाता सीआर हो रहा है, यानी ग्राहक के खाते में पैसा आ रहा है और इधर सरकार के खाते में पैसा जा रहा है। ई भुगतान नियम 231 और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान नियम 232। 232 में ग्राहक का खाता क्रेडिट हो रहा है और इधर सरकार का खाता क्रेडिट हो रहा है। अब आता है नियम 233। तो 233 का है ई ग्रास, सरकार की करों व गैर करों से संबंधित प्राप्तियां के माध्यम क्या कहलाता है, ई ग्रास कहलाता है। तो देखो 233 अपन ने यहां तक देख लिया, ये आपका दो नियम खत्म हुआ, 2.1 से लेकर के और अपन ने 2.33 तक है जो आपका सेकंड नियम है वो है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग नंबर जो है वो सेकंड है वो बता दूंगा, अध्याय नंबर फर्स्ट चल रहा था। सामान्य वित्तीय लेखा नियम सर्वप्रथम 1952 में प्रकाशित हुए। अगर आपसे पूछे प्रकाशित कब हुए, 1952 में, लेकिन राजस्थान में इसका जो मेन रूप आया था वो आया था 1956 में, यानी कार्य करना 1956 में हुआ। विभागाध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा की जाती है। विभागाध्यक्षों की सूची के संबंध में परिशिष्ट 8 में है। अगर आपसे पूछे विभागाध्यक्ष की सूची का उल्लेख करें तो परिशिष्ट 8 में है। कार्यालय अध्यक्ष की कर्तव्य उत्तरदायित्व के संबंध में परिशिष्ट 1 में है। इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में ई ग्रास 29/11/2007 को जोड़ा गया। जीएफ&ईआर में ई पेमेंट 29/11/2007 को जोड़ा गया। अगर आपसे पूछे ई ग्रास कब जोड़ा गया तो 29/11/2007 को। ये ई पेमेंट कब जोड़ा गया तो 29/11/2007 को। IFMS फुल फॉर्म, ध्यान रखना, ये IFMS का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैं आपको दो एक बार बता रहा हूं, है ना, एक बार रिवाइज करा रहा हूं, लाइक जरूर मार देना दोस्तों सबके सब। इसको 2.1 से मैं आपको बता रहा हूं एक बार। 2.1 में महालेखाकार है, महालेखाकार 2.1 में। 2.2 में विनियोग है, 2.3 में बैंक है, 2.4 में सक्षम अधिकारी है, सक्षम प्राधिकारी है, 2.5 में नियंत्रण एवं लेखा महानिरीक्षक है, CAG। 2.6 में संचित निधि है, 2.7 में संविधान है, 2.8 में आकस्मिकता निधि है, 2.9 में नियंत्रण अधिकारी है, 2.10 में विस्तृत शीर्ष है, 2.11 में आहरण वितरण अधिकारी को उल्लेख है, DDO के, 2.12 में वित्त विभाग है, 2.13 में वित्त वर्ष है, 2.14 में राजपत्रित अधिकारी है, 2.15 में सरकार है, 2.16 में राज्यपाल है, 2.17 में विभागाध्यक्ष है, 2.18 में कार्यालय अध्यक्ष है। उसके बाद में सीधा आ जाओ दोस्तों 2.19 में स्थानीय निकाय, 2.20 में स्थानीय निधि है, 2.21 में विविध व्यय, 2.22 में अनावर्तक व्यय, 2.23 में लोक लेखा निधि है, 2.24 में लोक निर्माण कार्य है, 2.25 में पुनः विनियोग है, 2.26 में आवर्तक व्यय है, 2.27 में प्रादेशिक अधिकारी है, क्षेत्रीय अधिकारी है, 2.28 में अधीनस्थ अधिकारी है, 2.29 में कोषागार है, 2.30 में ई कोषागार है, 2.30 में कोषागार नियम है, 2.31 में ई भुगतान है, 2.22 में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है, 2.32 में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान है, 2.33 में ई ग्रास है। उसके बाद में महत्वपूर्ण नियम देखे थे अपन ने। अब अपन कल देखने वाले हैं अध्याय नंबर 2 नियम नंबर 5 से लेकर के 26। मुझे उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो, एक बार इसको लाइक और कमेंट जरूर करना, शेयर करना सभी दोस्तों तक। धन्यवाद। और अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना।